जय हिंद बच्चों, समय हो चला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को रिवाइज करने का। ध्यान रहे चैप्टर पढ़ते समय एक बात को आप ध्यान रखेंगे कि आप कुछ भी कर लें, सबसे पहले आपको लाइगेंड्स अच्छे से रिवाइज करने हैं। अगर आपको लाइगेंड ठीक से रिवाइज नहीं है तो फिर चैप्टर के ऐसे फास्ट रिवीजन का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो जब से पहले तो आप जब भी आपको लाइगेंड्स दिखाई दें, सारे के सारे लाइगेंड्स पहले आपने अच्छे से, जिसे कहते हैं ना, कॉपी पेन लेकर के बढ़िया से घोटा लगा के पहले आपने याद करने, तभी चैप्टर पे आपकी ग्रिप बन पाएगी। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको सारी चीजें एक बार रिवाइज करवा देता हूं। एक होते थे डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट उन्हें बोलते थे जिनको हम पानी में डालते थे तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस यानी कि जिनसे मिलके बने होते हैं उन आयंस को पानी में फैला दिया करते थे, दिखा दिया करते थे कि भाई साहब हम इनसे मिलकर के बने हुए हैं। पोटाशियम को पानी में डाल रहा हूं, सारे के सारे आयन सोल्यूशन में आ गए। आप चाहें तो उनका टेस्ट भी कर सकते हैं। आप अगर टेस्ट करेंगे तो सल्फेट का टेस्ट हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड डालेंगे आप यहाँ पर तो BaSO4 के व्हाइट पीपीटी मिल जाएंगे। एल्युमिनियम का टेस्ट भी कर सकते हैं, अमोनिया ऐड कर सकते हैं, जिलेटिनियस व्हाइट पीपीटी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की अगर हम बात करते हैं तो जब इनको पानी में डालते हैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस को सोल्यूशन में नहीं शो करते। इसके अंदर Fe आयन है, Cn नेगेटिव आयन है, लेकिन सोल्यूशन में नहीं आ रहे हैं क्योंकि इसने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन बना लिया है, कॉम्प्लेक्स पार्ट बना लिया है। जनरल टर्म्स की बात करते हैं। इनमें जनरल टर्म्स क्या क्या है ये देख लेते हैं। एक होता है सेंट्रल मेटल एटम, ये रहा, वो कुछ ग्रुप से इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, जो उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं उनको हम लाइगेंड्स बोलते हैं। लाइगेंड सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है तो इन कंपाउंड्स के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बोलते हैं। मेटल इस प्रकार से लाइगेंड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वहां पर एक गोला बनाता है, उस गोले को अंग्रेजी में स्फेयर बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर। तो दिस प्लेस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फेयर। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की निकालनी हमको जरूर आनी चाहिए। मैं आपको एक दो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाता हूँ। आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलती थी। पोटेशियम की होती है +1, आयरन की होती है X और साइनेट पे होता है -1 चार्ज, तो 6 साइनेट पे हो जाएगा -6। इस पूरे की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 जाएगी तो X = हो जाएगा यहाँ पर +2। यहाँ निकालते हैं कॉपर की X। अमोनिया पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, सल्फेट पे होता है -K2 = 0, तो X बराबर आ गया हमारे पास +K2। इधर आ जाइए, पोटेशियम की +K3, आयरन के X, Cn पे होता है -K1 चार्ज तो -K3। अब ये रहा CH3। एल्काइल ग्रुप्स पे नेगेटिव चार्ज होगा तभी वो लाइगेंड बनेंगे। CH3 पे प्लस होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की स्थिति में नहीं होगा। तो कहीं पर भी अगर आप ऑर्गेनिक ग्रुप देखते हैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो अपने आप से ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दिया करें। तो 3 -K3 आ जाएगा, पूरे पे चार्ज नहीं है तो पूरे की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +K3। लाइगेंड्स की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की स्थिति को देखते हुए हम लाइगेंड्स के नाम रखते हैं, जैसे मोनोडेंटेड यानी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, बाइडेंटेड यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। सारे के सारे लाइगेंड्स यहाँ पर लिख पाना संभव नहीं है, लाइगेंड्स बहुत सारे होते हैं, एटलीस्ट 80 लाइगेंड्स, 80 लाइगेंड्स तो आपको याद करने ही चाहिए, लेकिन 80 लाइगेंड्स अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मोनोडेंटेड वो है जो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ये रहे मोनोडेंटेड। अब हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं लेकिन डोनेट वो 1 करता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर पाता। बाइडेंटेड लाइगेंड्स की बात करते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। नाम है इसका इथाइलिन डाइअमीन, अब आपको याद रखना पड़ेगा। ऑक्सलेटो है DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सामेटो, BPY, पाइरिडीन, बाईपाइरिडीन, पाइरिडीन ये रहा, 2 जोड़ दिए तो बाईपाइरिडीन बन गया। इसलिए कह रहा हूं लाइगेंड्स आपको कंठस्थ करने हैं, बिना लाइगेंड याद करे आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये है मिथाइलिन डाइअमीन, ये सैलिसिल्डिहाइड सैलिसिल्डिहाइड से बना हुआ है। अब ये रहा यहाँ पर प्रोपाइलिन डाइअमीन, ये है ब्यूटाइलिन डाइअमीन, ये यहाँ पर ट्राइमिथाइलिन डाइअमीन, 3 बार CH2 है, ये 1 मिथाइलिन था, मिथाइलिन डाइअमीन, ये ट्राइमिथाइलिन डाइअमीन है। TNS को दिखाते हैं। एसिटाइल एसीटोनेटो बहुत इंपॉर्टेंट लाइगेंड है, ग्लाइसिन से बना है, ग्लाइसिनेटो। ट्राइडेंटेड लाइगेंड में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइड होती है, दिस इज TPY, ट्राइपाइरिडीन। ये डाई इथाइलिन ट्राइअमीन है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर 1 इथाइलिन, 2 इथाइलिन और 3 बार यहाँ पर अमीन आ रहा है, दिस इज डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। आगे चलते हैं, फिर आते हैं टेट्राडेंटेड लाइगेंड पे। इनके पास 4 तरह की कोऑर्डिनेटिंग साइट्स होती है, कहाँ कहाँ पर है तो देखो 1 इथाइलिन, 2 इथाइलिन, 3 तो इथाइलिन है और अमीन उससे 1 ज्यादा है, 4 अमीन है, तो ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन ये रहा। हेक्साडेंटेड लाइगेंड में 6 कोऑर्डिनेटिंग साइट होती हैं, ये रहा इथाइलिन, डाइअमीन और 4 एसिटिक एसिड यहाँ पर लगे हुए हैं, तो इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटेटो बोलते हैं इसको, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटेटो। 6 साइट कहाँ पर है, 1 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर, 6।
6 कोऑर्डिनेटिंग साइट होती थी। एक होता था हेप्टासिटी नंबर। हेप्टासिटी नंबर यूज करते थे जब कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा होता था। अब जैसे अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों के हैं, तो हेप्टासिटी नंबर ईटा 2 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे इस प्रकार के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड यहां से लेके यहां तक कहीं भी मूव करेगा, इसका हेप्टासिटी नंबर 4 हो जाएगा। बेंजीन में डबल बॉन्ड पूरे में रेजोनेट कर रहे होते हैं, इसका हेप्टासिटी नंबर 6 हो जाएगा। यानी कि जब ये किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हम ये मानेंगे कि ये 6 के 6 कार्बन उस मेटल से कनेक्टेड है। हेप्टासिटी नंबर इसका 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। सेंट्रल मेटल एटम जितने, जो मैंने भी आपको पीछे हेप्टासिटी नंबर दिखाया ना, हेप्टासिटी नंबर जो है वो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में नहीं है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। ये जो क्विक रिवीजन करने की जो एक सीरीज, जो एक नज़र जो बना रहे हैं, इसके पीछे हमारा कॉन्सेप्ट कई चीज़ों को साधना एक साथ है। बोर्ड के एग्जाम्स के साथ साथ हमें नीट का अगर कोई क्विक रिवीजन करना चाहे, JEE मेंस का क्विक रिवीजन करना चाहे, एडवांस का क्विक रिवीजन करना चाहे तो यहाँ से कर सकता है। ये मोटिव यहाँ पर लेकर के हम इसको कर रहे हैं। तो आप हेप्टासिटी नंबर को छोड़ सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप सोचेंगे यार रिवीजन में ये क्या चीज़ आ रही है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है लाइगेंड के साथ, उसे बोलते हैं। अब ये मोनोडेंटेड लाइगेंड है, तो मोनोडेंटेड लाइगेंड को अगर आप देखते हो तो ये रहा मोनोडेंटेड लाइगेंड। तो यहाँ पर इन्होंने एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। तो कॉपर ने जो कुल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं वो बनाए हैं यहाँ पर 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। अब आप यहाँ से 4 मत देख लीजिएगा, एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या गिननी होती है। इधर देखेंगे तो EN इज बाइडेंटेड लाइगेंड, और बाइडेंटेड लाइगेंड तो ये रहा NH2 CH2 CH2 NH2, दिस इज बाइडेंटेड लाइगेंड। ये रहा NH2, ये रहा NH2 CH2 CH2, बाइडेंटेड लाइगेंड ऐसे बॉन्ड बनाएंगे। अब आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहाँ पर भी 4 आएगा। जब नॉर्मल लाइगेंड्स बॉन्ड बनाते हैं तो वहां पर रिंग टाइप स्ट्रक्चर नहीं बनती, लेकिन जब बाइडेंटेड या ट्राइडेंटेड टाइप के लाइगेंड्स बॉन्ड बनाते हैं तो वहां पर रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनती है। इस रिंग टाइप स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं चीलेट। तो चीलेट कॉम्प्लेक्स, दिस इज चीलेट कॉम्प्लेक्स, दिस इज नॉट चीलेट कॉम्प्लेक्स। चीलेट कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेस से ज्यादा स्टेबल आते हैं। चीलेट कॉम्प्लेक्सेस ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेस से ज्यादा स्टेबल क्यों आते हैं? तो मेटल प्लस N लाइगेंड से बन रहा है MLN। अगर मैं इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिखूं तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिखा जाएगा मेटल एंड कॉम्प्लेक्स की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मेटल की कंसेंट्रेशन और लाइगेंड की पावर N। तो उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट नंबर ऑफ लाइगेंड का रेसिप्रोकल है। तो जहां पर लाइगेंड की संख्या कम होगी वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहां पर 4 लाइगेंड्स हैं, यहां पर 2 लाइगेंड है। तो चीलेट्स के केस में जो लाइगेंड्स होते हैं उनकी संख्या कम होती है, इसलिए चीलेट कॉम्प्लेक्सेस ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेस से ज्यादा स्टेबल मिलते हैं। एक ये टेबल आती है, ये रुझान बताती है। ये रुझान बताती है कि मेटल कौन सी परिस्थिति में क्या करना पसंद करेगा। जैसे अगर कोई पूछे क्रोमियम और कोबाल्ट, अगर उनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पसंद करते हैं। अब ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, निकेल और प्लेटिनम। निकेल और प्लेटिनम का जब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है तो वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पसंद करते हैं, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है तो ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पसंद करते हैं। ध्यान रहे ये मैंने यहाँ पर पसंद की बात की है, इसका मतलब वो हमेशा ऐसा करते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो मोस्टली ये पसंद करते हैं, है ना। जैसे आपसे को पूछे कि आप क्या पसंद करते हैं, आपने कहा सर मैं तो मोस्टली चाय पीना पसंद करता हूं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कॉफी नहीं पीते हैं, कॉफी भी पीते होंगे, लेकिन अभी आपने कहा है कि मैं चाय पसंद करता हूं तो चाय पसंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि निकेल +2 स्टेट में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का कंपाउंड नहीं बनाता, बनाता है भाई, लेकिन मोस्टली वो ये पसंद करता है। तो ये टेबल बड़ी जरूरी है, आपको पता होनी चाहिए। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या चीज होती है, सिडविक थ्योरी क्या चीज होती है। अब अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को देखें तो Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, लेकिन Fe की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो उसका मतलब Fe ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। इसके साथ ही जो 6 लाइगेंड है Cn, इन्होंने Fe को इलेक्ट्रॉन डोनेट भी किए होंगे, तो अब Fe का एटॉमिक नंबर चेंज हो गया होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं Fe का नया एटॉमिक नंबर या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो 26 तो उसका नॉर्मल था, 2 उसने ऑक्सीडेशन स्टेट में लूज कर दिए, और 6 लाइगेंड ने इसको कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे 12, तो उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया 36। इधर देख लीजिए, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, वैसे कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, कोई पूछे कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉपर का एटॉमिक नंबर अब चेंज हो चुका है। कितना हो चुका है नया एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 29, उसमें से 2 तो चले गए ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब ये इथाइलिन डाइमीन कैसा था, इथाइलिन डाइमीन ऐसा था, तो इथाइलिन डाइमीन यहां से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहां से भी करेगा, यानी कि हर लाइगेंड 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो 2 लाइगेंड ने कितने किए होंगे 8, कितना आ गया ये 35, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया यहां पर 35।
ठीक, आगे चलते हैं। वर्नर्स थ्योरी। वर्नर थ्योरी बोलती है कि सेंट्रल मेटल एटम जो है वो दो टाइप के वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। दो टाइप के वैलेंसी वो सेटिस्फाई करता है। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। आइए देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr निकालोगे तो आएगी +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr देखोगे तो मोनोडेंटेड लाइगेंड तो कितना बैठेगा 6। इसको वो बोल रहा है प्राइमरी वैलेंसी, इसको बोल रहा है सेकेंडरी वैलेंसी। फिर क्या बोलता है आगे, वो ये बोलता है कि प्राइमरी वैलेंसी हमेशा नेगेटिवली चार्ज ग्रुप सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी किसने सेटिस्फाई करी है 3Cl ने, चूंकि नेगेटिवली चार्ज है। सेकेंडरी वैलेंसी को बोलता है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल कोई भी सेटिस्फाई कर सकता है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि लाइगेंड्स के बराबर है, और लाइगेंड तो कैसे भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी, पॉजिटिवली चार्ज भी और न्यूट्रल भी, तीनों हो सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी किसने सेटिस्फाई करी है 6 अमोनिया ने। आप अगर इस कॉम्प्लेक्स को वाटर में डाल देंगे तो वाटर में डालने के बाद आपको इस प्रकार से आयंस मिलेंगे। ये जो Cl है वो सोल्यूशन में चला जाएगा और इस प्रकार से आपको आयंस मिलेंगे। अब अगर आप यहां पर चाहते हैं कि पूछे कोई कि Cl जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किसने सेटिस्फाई करी, Cl ने, क्या तीनों के तीनों Cl सोल्यूशन में आ गए, तो आंसर है हाँ, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयनाइज हो गई है, सोल्यूशन में आ गई है। तो ऑल प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल, सभी प्राइमरी वैलेंसीज आयनाइजेबल होती हैं, सभी प्राइमरी वैलेंसीज आयनाइजेबल यहाँ पर है। फिलहाल कहीं कहीं पर सारी आयनाइजेबल होंगी, कहीं कहीं पर सारी आयनाइजेबल नहीं होंगी। इस वाले केस में आपको सारी की सारी प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल दिख रही हैं। कहां पर प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं होंगी, एक एग्जांपल दिखाता हूं। तो ये रहा CrNH3 इधर Cl है, इधर Cl2। अगर आप यहां पर देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr, अगर आप यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr देखेंगे तो आपको यहां पर +3 दिखाई देगी, और अगर आप यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो 6 दिखाई देगा। ये कौन सी वैलेंसी बैठेगी, प्राइमरी। ये कौन सी बैठेगी, सेकेंडरी। अब अगर आप जब इसको पानी में डालेंगे तो सिर्फ ये आपसे को पूछे प्राइमरी वैलेंसी किस किसने सेटिस्फाई करी है, तो 2 और 1 3 Cl ने सेटिस्फाई करी है। और अगर कोई आपसे पूछे कि सेकेंडरी वैलेंसी किसने सेटिस्फाई करी है, तो 5 अमोनिया ने सेटिस्फाई करी और साथ के साथ 1 Cl ने सेटिस्फाई करी है। अब अगर कोई आयनाइजेबल प्राइमरी वैलेंसी पूछेगा तो सिर्फ 2 हैं, क्योंकि इस पूरे कॉम्प्लेक्स वाले बॉक्स से बाहर निकले हुए सिर्फ 2 Cl हैं। इसको दिखाने का तरीका भी लोगों ने बना रखा है। बनाने का तरीका जो है वो ऐसे बता रखा है आपको कि ये जो लाइन बनाते हैं कॉन्टिन्यूअस लाइन, ये कॉन्टिन्यूअस लाइन तो आपको शो करती है सेकेंडरी वैलेंसी को, और डॉटेड लाइन जो है वो शो करती है प्राइमरी वैलेंसी को। तो इस कॉम्प्लेक्स को दिखाने का तरीका लोगों ने ऐसे बना रखा है। इधर ये तो हमारे पास Cl है, ये तो हमारे पास Cl है, और ये हमारे पास अमोनिया है, ये हमारे पास अमोनिया है। अब अगर मैं आपको वर्नर थ्योरी को एक मुश्त अगर याद करवाऊं तो वर्नर थ्योरी के 5 पॉइंट सुन लीजिए। जो आपका Ca में है, सेंट्रल मेटल एटम 2 तरह के वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है। प्राइमरी वैलेंसी जो हमारी होती है उसे हमेशा नेगेटिवली चार्ज ग्रुप सेटिस्फाई करते हैं, जबकि जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है उसको कोई भी सेटिस्फाई कर सकता है। सेकेंडरी वैलेंसी को आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल कोई भी सेटिस्फाई कर सकता है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं यहाँ पर जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नहीं होती है। प्राइमरी वैलेंसी जो है उसका CMA के अराउंड कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि पानी में डालेंगे तो ये प्राइमरी वैलेंसी घुल करके सोल्यूशन में चली जाएगी। लेकिन जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी का CMA के अराउंड एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, ये बोलती है वर्नर थ्योरी। तो अब चलते हैं नोमेनक्लेचर के ऊपर। नोमेनक्लेचर में अगर देखते हैं तो हम हमेशा पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, बाद में एनायन का। NaCl सोडियम क्लोराइड। इवन अगर कोई व्यक्ति CH3COO Na बाद में भी लिख दे तो भी आप इसको एसीटेट सोडियम नहीं, सोडियम एसीटेट पढ़ते हैं। तो कैटायन पहले और एनायन बाद में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस में पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, फिर एनायन का नाम लिखेंगे। अब कॉम्प्लेक्स पार्ट का जब नाम लिखेंगे तो उसमें पहले लाइगेंड्स का नाम लिखते हैं, फिर सेंट्रल मेटल एटम का। लाइगेंड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। अगर Br और Cl दोनों मौजूद हों तो पहले ब्रोमो पढ़ा जाएगा, फिर क्लोरो पढ़ा जाएगा। कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर पहले लाइगेंड्स का नाम लिखा जाता है अल्फाबेटिकली, उसके बाद CMA के नाम आफ्टर दिस, उसके बाद हम CMA की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। कॉम्प्लेक्स पार्ट अगर कोई चार्ज नहीं रखता या पॉजिटिव चार्ज रखता है तो फिर हम CMA के जो नाम है वो नॉर्मल नेम, जो कॉमन नेम है वो यूज करेंगे। Fe के लिए आयरन, Cu के लिए कॉपर। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज रखता है कॉम्प्लेक्स पार्ट तो 8 लगा देते हैं, फेरेट, क्यूपेट, जिंकेट, ये जोड़ दिया करते हैं। लैटिन नेम के साथ ATE जोड़ देते हैं। लाइगेंड्स मैंने आपसे कहा बहुत सारे हैं, यहाँ पर आपको बैठ के पहले सारे लाइगेंड्स याद करने चाहिए। फिर भी चूंकि रिविजन चल रहा है तो थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं।
अगर 8 है तो एटो पढ़ते हैं, सल्फेट से सल्फेटो, कार्बोनेट से कार्बोनेटो। IDE है तो आइडो पढ़ते हैं, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। अगर आपके पास यहां पर NH3 है, न्यूट्रल लाइगेंड्स के आपको नाम याद रखने पड़ते हैं। NH3 के लिए अमाइन यूज करते हैं, वाटर के लिए एक्वा या एक्वो यूज करते हैं, फॉस्फीन के लिए फॉस्फीन यूज करते हैं, CO के लिए कार्बोनाइल यूज करते हैं, नाइट्रोसाइल, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे। मैं कुछ थोड़े से नाम बना के आपको दिखा देता हूं ताकि आपका रिवीजन ठीक से हो जाए। आइए देख लेते हैं कैसे होता है। तो हमारे पास सबसे पहले लिखा जाएगा पोटेशियम, जो कि कैटायन ये है, स्पेस दिया जाएगा। अब ये रहा एनायन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो डाई ब्रोमाइडो, फिर डाई क्लोराइडो, फिर डाई आयोडाइडो। उसके बाद आप पढ़ेंगे फेरेट, और फेरेट के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 2, ये दिखाना पड़ेगा। अब इधर आएंगे आप तो नाम बनाएंगे आप पहले कैटायन फिर एनायन, तो नाम बनाएंगे हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। उसके बाद नाम बनाएंगे क्रोमियम, क्रोमेट नहीं लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ये हो गया कैटायन का नाम। अब स्पेस देंगे और क्लोराइड लिखेंगे, यहां पर ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, डाई ट्राई वर्ड सिर्फ लाइगेंड्स के लिए आएंगे। इधर आते हैं, अब लाइगेंड्स को अगर आप देखते हो तो लाइगेंड के नाम पे डाई ट्राई वर्ड जब आता है, जैसे इथाइलिन डाइमीन है, इथाइलिन डाइमीन, प्रोपाइलिन डाइमीन, डाई इथाइलिन ट्राइमीन, इस प्रकार के लाइगेंड जिनमें डाई ट्राई वर्ड आते हैं। और ऐसे लाइगेंड अगर एक से ज्यादा लगे हों तो फिर हम डाई शब्द इस्तेमाल ना करके बिस इस्तेमाल करते हैं। 3 नंबर के लिए ट्राई इस्तेमाल ना करके ट्रिस इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां पर इस्तेमाल करेंगे ट्रिस, इथाइलिन डाइमीन, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, और आगे लिखा जाएगा क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे। इधर आएंगे, यहां पे लिखा जाएगा बिस, इथाइलिन डाइमीन, सॉरी नॉट इथाइलिन डाइमीन, बिस डाई इथाइलिन ट्राइमीन, फिर आगे लिखा जाएगा आयरन, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 3, और आयन लिखा जाएगा। चूंकि ये आयन है, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है तो आप इसे सल्फेट आयन ही तो पढ़ेंगे ना, तो आपको आयन जरूर लिखना पड़ेगा। इन जगहों पर जब आप देखते हैं तो यहां पर नाम बनाने के लिए आपको कैटायनिक पार्ट का अलग नाम बनाएंगे, एनायनिक पार्ट का अलग नाम बनाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखेंगे, यहां पर कोबाल्ट लिखेंगे, यहां पर क्रोमेट लिखेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से आएगी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी टेबल से। और टेबल हमारे पास ये थी कि क्रोमियम और कोबाल्ट जो है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 रखते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पसंद करते हैं। तो आइए देखते हैं, तो जो हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, इसकी भी 3, इसकी भी 3। नाम कैसे बनेगा, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 स्पेस हेक्सा सायानाइडो क्रोमेट, 8 आएगा यहाँ पर, क्रोमियम क्रोमेट, और ब्रैकेट में 3। अब जो ये नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको कैसे बनाते हैं, इसमें जब दोनों तरफ 2 मेटल्स लगी हो और बीच में कुछ लाइगेंड्स लग रखे हो तो उनको बोलते हैं ब्रिज लाइगेंड्स, और इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं म्यू। यहां से वहां तक नाम बनाते चले जाते थे, तो ये हो जाएगा टेट्रा एक्वा, फिर पैलेडियम, फिर म्यू ब्रोमाइडो। ये म्यू ये शो कर रहा है कि लाइगेंड ब्रिज पे लगा हुआ है। फिर बोलेंगे म्यू क्लोराइडो, उसके बाद आ जाएंगे यहां पर टेट्रामाइन, फिर यहां पर पैलेडियम, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 2, और आगे लिखेंगे आयन। अब ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कैसे ही, पैलेडियम की x, इस पैलेडियम की x 2x हो गया, -1 माइनस के 2 हो गया, इक्वल्स टू इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है प्लस का 2 है, तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 2। आगे चलते हैं, आगे आपको ये टेबल जो है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट की जो टेबल है आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। अगर आप इस टेबल को याद रखते हैं तो आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप एंजॉय करेंगे, लेकिन अगर आप इसे याद नहीं रखते हैं तो आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एंजॉय नहीं करेंगे, आपको परेशानी होगी। आपको डायरेक्ट आना चाहिए कि अगर Fe किसी ने बोल दिया तो 3d6 4s2, तभी मजा ले पाएंगे। Fe+2 मतलब 3d6, ये तुरंत निकलना चाहिए अंदर से। तो उसको पहले आप बैठ करके अच्छे से याद कर लें। अब जैसे मान लिया जाए यहाँ पर ये 3d1 है, तो उससे ठीक नीचे वाला 4d1, उससे ठीक नीचे वाला 5d1 हो जाएगा। क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पॉइंट्स तो बहुत सारे, लेकिन जो मेन बात है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वो सुन लीजिए। वो लाइगेंड को 2 तरह से क्लासिफाई करती है, एक लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड, एक लाइगेंड वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड वो होते हैं जो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उसके लिए उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट कार्बन या नाइट्रोजन होनी चाहिए। ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स के एग्जांपल्स हैं।
वीक फील्ड लाइगेंड वो होते हैं जो वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो हैलोजन और ऑक्सीजन इसके अंदर आते हैं। ये सारे वीक फील्ड लाइगेंड है। करते क्या है ये वीक फील्ड लाइगेंड? ये वीक फील्ड लाइगेंड एक्चुअली में कॉन्फ़िगरेशन बदल देते हैं। मान लीजिए मेरे पास D6 कॉन्फ़िगरेशन CMA की है, अब लाइगेंड इससे बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है, तो लाइगेंड इन इलेक्ट्रॉन को सप्रेस कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो वीक फील्ड लाइगेंड के केस में क्या होता था? वीक फील्ड लाइगेंड के केस में इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल हाफ बार रूल के अकॉर्डिंग भरे जाते थे, ये भरा जाएगा D6। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के केस में वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे करके आप सप्रेस कर दिया करते थे। ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवा दिया करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। क्या क्या होता था? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या क्या केस थे? 2 केस बनते थे, sp3d2 और d2sp3। बाहर का d ऑर्बिटल यूज हो तो आउटर कॉम्प्लेक्स, अंदर का यूज हो तो इनर कॉम्प्लेक्स। पता कैसे चलेगा? आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। K4Fe सेंसेक्स का एग्जांपल है। Fe +2 स्टेट में है, +2 स्टेट में है तो 3d6 हो गया। अब D6 नॉर्मली कैसे भरते हैं? तो 1 2 3 4 5 और छठा ऐसे भर दिया। अगर Fe ने किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं कर रखी है तो ऐसे भरा जाएगा। लेकिन अगर Fe बॉन्डिंग कर ले Cn के साथ, Cn कैसा लाइगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड जब आएगा Cn तो क्या करेगा? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को सप्रेस करके अंदर की तरफ एकत्रित कर देगा। चलो बेटा सब अंदर चलो। तो फिर आप ऑर्बिटल कहां से यूज करोगे? ये वाले बॉन्डिंग के लिए कौन सा ऑर्बिटल यूज होंगे? D2sp3। यहाँ पर हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3। ये दो इलेक्ट्रॉन्स हम दिखाते हैं, ये Cn ने डोनेट किए हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन Cn ऐसे यहाँ पर भी सब जगह Cn आप दिखाएंगे। क्योंकि अंदर के d ऑर्बिटल आपने यूज किए हैं तो ये इनर कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, ये इनर कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक भी नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से डायमैग्नेटिक हो जाएगा, इसका म्यू आ जाएगा 0। अब ये कलरफुल कॉम्प्लेक्स है। बड़ी विचित्र बात है, कलर हमेशा आइसोलेटेड मेटल आयन से चेक किया जाता है। अगर आइसोलेटेड मेटल आयन में आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे तो वो कलरफुल होगा। तो यहाँ पर दिख रहे हैं तो ये कलरफुल कॉम्प्लेक्स है। अब लो स्पिन का क्या मतलब है? ये अगर आप देखें तो पहले स्पिनिंग ऐसी थी, आपके लाइगेंड की वजह से इनको पेयर्ड अप होना पड़ा और सारे के सारे +हाफ -हाफ +हाफ -हाफ +हाफ -हाफ, टोटल स्पिनिंग यहाँ पर अब कम आ रही है। आपके लाइगेंड ने इनको जबरदस्ती पेयर्ड अप करवाया, इसलिए आप इनको लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड भी बोलते हैं। आप इन्हें लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड भी बोलते हैं, लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड भी आप इन्हें बोलते हैं। इधर आ जाइए, अगर आप वीक फील्ड लाइगेंड यूज करते हैं फ्लोरीन तो क्या होता? वीक फील्ड लाइगेंड यूज करने की स्थिति में जैसे इलेक्ट्रॉन्स भरे थे वैसे ही भरे आपने। अब फ्लोरीन आया बॉन्डिंग करने के लिए तो फ्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को सप्रेस नहीं करता, क्योंकि वो वीक फील्ड लाइगेंड है। तो वो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालेगा? वो आगे के ऑर्बिटल्स को यूज करेगा बॉन्डिंग करने के लिए। कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाता था? sp3d2, क्योंकि फ्लोरीन की वजह से इलेक्ट्रॉन में सप्रेशन नहीं हुआ है। तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बाहर के डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं तो उसको आप आउटर कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर 4 दिख रहे होंगे। मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो यहाँ पर n की जगह 4 रख देंगे। n+2 बोर मैग्नेटॉन में इसकी यूनिट होती है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, √26 यहाँ पर आ गया है। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आइसोलेटेड कंडीशन में देखते हैं, कलर देखने के लिए यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, तो कैसा हो जाएगा? कलरफुल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, चूंकि लाइगेंड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग जैसी थी, उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। आगे चलते हैं, अब आते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर। देखिए इसके एग्जांपल में यहाँ पर आपको परफॉर्म करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो अच्छा होगा कि आप इसे स्वयं बना के देख लें। होता यहाँ पर सिर्फ इतना है कि अगर आपको इनर डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाता है बॉन्डिंग के लिए तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होकर के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। और अगर इनर डी ऑर्बिटल नहीं मिलता तो फिर बाहर के ऑर्बिटल इस्तेमाल करने पड़ते हैं और वहां पर हाइब्रिडाइजेशन फिर मिलता है sp3 कॉम्प्लेक्स हो जाता है टेट्राहेड्रल। बेहतर होगा कि आप दोनों को दोनों एग्जाम्पल एक बार बना के जरूर देख लें। फिलहाल मैं आपको बस समराइज करा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट समरी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में D1 D2 D3 जब कॉन्फ़िगरेशन चलता है तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड D2sp3 हो ही जाता है। क्यों हो जाता है D2sp3? आप देखिए ना, 1 2 3 तक अंदर के 2 डी ऑर्बिटल हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो D2sp3 ही होगा। D4 5 6 में जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा तो अंदर चले जाएंगे तो D2sp3 मिल जाएगा। वीक फील्ड लाइगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन पूरे ऑर्बिटल में फैले हुए रहेंगे तो आपको बाहर का डी ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा, तो आपको sp3d2 हो जाएगा। D9 और 10 की आप बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर के 2 डी ऑर्बिटल आपको कभी अवेलेबल नहीं होंगे, आपको बाहर के ही यूज करने पड़ेंगे। अभी D7 में एक्साइटेशन का केस बनता है, तो D7 में एक्साइटेशन का केस क्या बनता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। D7 कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो D7 में 1 2 3 4 5 6 और 7, अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड लाते हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड ला करके 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ एडजस्ट हो जाते हैं और 7वां इलेक्ट्रॉन जंप लगा करके चला जाता है आगे।
तो जंप लगा करके जब आगे चला जाएगा, तो जंप लगा करके जब वो आगे चला जाएगा, थोड़ा ज़्यादा बन गया ये लीजिए, जब जंप लगा करके आगे चला जाएगा तो अंदर के 2 डी ऑर्बिटल आपको अवेलेबल हो जाएंगे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो ऐसा सिर्फ D7 में होता है। एग्जैक्टली यही केस आपको D9 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देखने के लिए मिलेगा। आइए देखते हैं, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को देखते हैं। 1 2 3 4 में SFL WFL कुछ भी लो, DsP2 मिलेगा। काहे, आप अगर देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 तक रहेंगे, एक डी डब्बा खाली है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो D1 से लेके 4 तक तो कुछ भी यूज़ करें आप लाइगेंड, फर्क ही नहीं पड़ता, DsP2 रहेगा, यानी कि स्क्वायर प्लेनर बनेगा। 5 6 7 8 में SFL और WFL के 2 केस बनेंगे। SFL में अंदर का डी ऑर्बिटल मिल जाएगा और WFL में बाहर का p ऑर्बिटल यूज़ करना पड़ेगा, sp3 बनेगा। D9 के केस में SFL WFL 2 केस हैं। SFL के केस में एक्साइटेशन हो जाएगी जैसे वहाँ पर हुई है, DsP2 मिलेगा, और WFL के केस में यहाँ पर आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के साथ ये संतोष करना पड़ेगा। D10 में अंदर के सारे डी ऑर्बिटल भरे हुए हैं, कुछ मिलने वाला है नहीं, तो फिर आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही देखने को मिलेगा। अब आते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, उसके लिए आपको पहले डी ऑर्बिटल्स को समझना पड़ेगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्चुअली मेटल और लाइगेंड के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे आयनिक बॉन्ड मानती है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेटल और आयन के बीच, मेटल और लाइगेंड के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे प्योरली कोवेलेंट कोऑर्डिनेट मानती है। जबकि यहाँ पर ये मानती है कि मेटल और लाइगेंड के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो एक आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। डी ऑर्बिटल को 2 तरह से कैटेगराइज कर रखा होता है, एक तो वो जिनके लोब्स एक्सिस के बीच में होते हैं, ये 3 एक जैसे हैं, ट्रिपली डीजनरेटेड हैं, इनका नाम T2 सेट बोलते हैं इसको, और ये 2 ऐसे हैं जिनके लोब्स एक्सिस के ऊपर हैं, dx² - y², dz², इनको बोलते हैं ई सेट। अब होता क्या है कि यहाँ पर जब लाइगेंड अप्रोच करने आता है मेटल को, तो या तो वो एक्सिस के ऊपर से आता है या एक्सिस के बीच में से आता है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में जब लाइगेंड अप्रोच करने आ रहा होता है तो एक्सिस के ऊपर से आ रहा होता है, एक्स एक्सिस से, -x से, y -y, z -z। तो ये वाले सेट ऑफ ऑर्बिटल, T2 सेट ऑफ ऑर्बिटल जिनके लोब्स ऑलरेडी एक्सिस के ऊपर है, ये ज़्यादा रिपल्शन महसूस करते हैं और ये चले जाते हैं, स्प्लिटिंग हो जाती है, ये चले जाते हैं ऊपर, ई सेट चला जाता है ऊपर और T2G सेट चला जाता है नीचे। ये G जो होता है, G कहलाता है G रेड, सिमेट्रिकल फील्ड के लिए इसको उपयोग में लाते हैं, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में चूंकि सिमेट्रिकल फील्ड रहता है इसलिए यहाँ पर G लगाते हैं। स्प्लिटिंग होती है, बीच वाली जो ओरिजिनल वाली जो जगह है इसको बोलते हैं बेराई सेंटर। इस स्प्लिटिंग के दौरान निकलती है एनर्जी, इसको बोलते हैं हम CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। दिस O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नीचे पर इलेक्ट्रॉन के इसकी वैल्यू -0.4 डेलो होती है, ऊपर के लिए +0.6 डेलो होती है। नेट CFSE निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने T2G सेट में है, हर इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने EG सेट में इसके लिए मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ में पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है अभी आगे देखेंगे। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है तो स्प्लिटिंग होती है बहुत ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पहले T2G सेट को ही फिल करते हैं, EG सेट पर नहीं जाते हैं, यानी कि यहाँ पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। जबकि अगर आप यहाँ पर देखते हैं, जब हमारे पास वीक फील्ड लाइगेंड का प्रयोग होता है तो स्प्लिटिंग भी बहुत थोड़ी सी होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले नीचे भरेंगे, फिर वो अपना ऑर्बिटल शेयर नहीं करेंगे, 1 2 3, फिर 4, फिर 5, तब नीचे आके 6 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। क्योंकि ऑर्बिटल की शेयरिंग करना इलेक्ट्रॉन्स पसंद नहीं करते। इलेक्ट्रॉन को छोड़िए, कोई भी व्यक्ति अपना सामान शेयर करना पसंद करता ही नहीं है, फिर इलेक्ट्रॉन को क्यों छोड़ते हैं आप, है ना। अब नेट CFSE निकालते हैं तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, 6। इससे नीचे वाले के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 0.4 डेलो। ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 है। कितना कंट्रीब्यूशन था हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, +0.6 डेलो। अब ये पेयरिंग एनर्जी, मतलब लाइगेंड की वजह से कितने पेयर बने हैं, एक पेयर तो पहले भी था, लेकिन अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 पेयर हैं, तो लाइगेंड की वजह से 2 एक्स्ट्रा पेयर बने, तो यहाँ पर 2pe लगाते हैं हम लोग। इधर आ जाइए, यहाँ पर तो पहले भी एक पेयर था, अब भी एक पेयर है, तो यहाँ पर 0 पेयरिंग एनर्जी का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। जितनी ज़्यादा CFSE रिलीज होती है उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी मिलती है। CFSE वो एनर्जी है जब कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, उस दौरान निकलने वाली एनर्जी CFSE होती है। तो जितनी ज़्यादा CFSE निकलती है कॉम्प्लेक्स, उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। आगे चलेंगे, बात करेंगे यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लाइगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है वो एक्सिस के ऊपर से न करके एक्सिस के बीच में से करता है। तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में से लाइगेंड अप्रोच कर रहा है, वाई एक्स और जेड के बीच में से, एक्सिस के बीच में से अप्रोच करता है। तो होता उल्टा है, जो हमारे पास ई सेट ऑफ ऑर्बिटल होता है अब वो कम रिपल्शन महसूस करता है और T2 सेट ऑफ ऑर्बिटल ज़्यादा रिपल्शन महसूस करता है। कारण ये चूंकि T2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में जो लोब्स थे वो एक्सिस के बीच में थे और यहाँ पर लाइगेंड भी एक्सिस के बीच में से ये अप्रोच कर रहा है। तो वो
वाला सेट ज़्यादा रिपल्शन महसूस करेगा, कम रिपल्शन महसूस करेगा। सेम स्प्लिटिंग जैसे वहाँ हुई थी यहाँ पर भी हो गई। उधर हमने डेल्टा ओ बोला था, यहाँ पर डेल्टा टी बोलेंगे। नेट CFSE का फॉर्मूला ये हो जाएगा, पहले नीचे 0.4 था, ऊपर 0.6, अब उल्टा नीचे 0.6 ऊपर 0.4, ये एक्सप्रेशन यहाँ पर बन जाता है। पेयरिंग एनर्जी की वैसे यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर वीक फील्ड लाइगेंड की प्रेजेंस में ही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, इसलिए पेयरिंग एनर्जी की आवश्यकता नहीं बनती। चूँकि पेयरिंग एनर्जी जो हम यहाँ पे ले रहे थे लाइगेंड की वजह से बनने वाले पेयर्स को हम ले रहे थे, और चूँकि वीक फील्ड लाइगेंड की वजह से पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होता, इसलिए पेयरिंग एनर्जी को यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं। आप चाहो तो उसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, जीरो पेयरिंग एनर्जी रहती है यहाँ पर। अब अगर आपका मेटल सेम है, लाइगेंड सेम है, ऐसी परिस्थिति में माना निकिल ही लाइगेंड ले रखा है और CN ही लाइगेंड, निकिल ही CMA ले रखा है और निकिल के साथ लाइगेंड फ्लोरीन ले रखा है आपने। एक बार 4 फ्लोरीन ले रखे हैं, एक बार आपने 6 फ्लोरीन ले रखे हैं। ऐसी अवस्था में अगर आप देखें, मैं क्या कहने जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ NiF6 इधर 4 नेगेटिव है और NiF4 इधर 2 नेगेटिव है, तो ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर CMA सेम है, लाइगेंड सेम है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो CFSE होती है वो ऑक्टाहेड्रल से कम होती है, 4/9 टाइम्स होती है, 2/3 इंटू 2/3। 2/3 तो इसलिए कम होती है चूँकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 लाइगेंड अप्रोच करें, जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6, यानी कि 2/3 लाइगेंड यहाँ पर कम अप्रोच कर रहे हैं। और दूसरा इसलिए क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर लाइगेंड जो है वो एक्सेस के बीच में से अप्रोच कर रहा होता है, तो 2/3 इस वजह से कमी आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होता है इसको। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो हर हिसाब से रिवीजन कर रहे हैं। JEE मेंस, नीट, एडवांस, उस हिसाब से रिवीजन कर रहे हैं। तो जो बच्चे CBSE बोर्ड के हैं या CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग इस लेक्चर को सुन रहे हैं, वो उसको स्किप कर सकते हैं, 2-3 मिनट के इस लेक्चर को स्किप करके आगे चल सकते हैं। होता यह है कि यह है परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर गलत लिखा हुआ है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है, दिस इज परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लाइगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच कर रहे होते हैं, अगर 6 के बजाय सिर्फ 2 ही लाइगेंड ऐसे हों जो ज़्यादा रिपल्शन महसूस करें CMA के साथ, 4 लाइगेंड कम और 2 लाइगेंड ज़्यादा रिपल्शन महसूस करें, तो वो CMA को ठीक से अप्रोच नहीं कर पाएंगे, ये वाला बॉन्ड हो जाएगा लंबा, इसको बोलते हैं इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रन। और अगर वो इतना रिपल्शन महसूस करें कि CMA पर पहुंच ही ना पाएँ, तो वो नहीं पहुंच पाते, तो आपकी ज्योमेट्री हो जाती है स्क्वायर प्लेनर। स्प्लिटिंग कुछ इस स्टाइल में होती है। ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। फर्दर यहाँ पर स्प्लिटिंग हुई है, तो dx² माइनस y ऊपर चला गया, dz² इसका नीचे चला गया, यहाँ पर dxy yz zx थे, dxy ऊपर चला गया, बाकी yz और zx यहाँ पर नीचे आ गए हैं। dxy ऊपर चला गया और dyz और dzx ये नीचे आ गए हैं। ये स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग है। तो ध्यान रहे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो CFSE है वो बहुत भयानक ज़्यादा होती है, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल की होती है और सबसे कम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की होती है। अब अगर आप यहाँ पर बात करेंगे VBT के एक्सेप्शंस की, तो टोटल 8 एक्सेप्शंस हैं। इसको भी जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो बोर्ड के हिसाब से इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप लोगों को इस लेक्चर के ये वाले सेक्शन को आपको स्किप कर देना चाहिए। VBT के अंदर टोटल यहाँ पर 8 केसेस हैं जो एक्सेप्शंस में आते हैं। जैसे अगर आप पानी को देखोगे तो पानी आपको वीक फील्ड लाइगेंड दिखाई देता है, वीक फील्ड लाइगेंड दिखाई देता है, तो आपके हिसाब से वहाँ पर होना चाहिए था D2sp3, आपको लिखना चाहिए था sp3d2 होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड sp3d2 है, चूँकि वीक फील्ड लाइगेंड है तो बाहर के d ऑर्बिटल यूज होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर D2sp3 यानी कि इनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में मिलता है। ऐसे ही ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन कॉम्प्लेक्सेस पर एक बार एक नज़र हो जानी चाहिए। ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं। एक ये बड़ा खूबसूरत केस है, ये वाला कॉम्प्लेक्स अगर आप देखें तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मैग्नेटिज्म आ रही है वो एक्चुअली O2- की वजह से आ रही, चूँकि O2- सुपर ऑक्साइड आयन है, और सुपर ऑक्साइड आयन स्वयं में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर ये आपको पैरामैग्नेटिक नेचर का मिलता है। इस कॉम्प्लेक्स को कई बार पूछा जा चुका है, JEE 2008 में भी इसको पूछा जा चुका है। यहाँ पर NO+ यानी कि नाइट्रोसोनियम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहती है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। वापस चलते हैं और अपने सिलेबस पर वापस लौटते हैं। तो इधर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, चूँकि अभी हमने देखा जब लाइगेंड CMA को अप्रोच करेगा तो स्प्लिटिंग होगी ऑर्बिटल में, ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, कम स्प्लिटिंग होगी कम एनर्जी निकलेगी। तो जिस लाइगेंड के केस में ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड मान लेते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड CO है, उसके बाद NO2, फिर CN, और सबसे वीक लाइगेंड में आता है I-, यानी कि जब I- CM के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आता है तो स्प्लिटिंग बहुत कम होती है। यही वो चीज़ थी जिसको मैं आपको याद करने के लिए कह रहा था।
चैप्टर को एक बार पढ़ने में से चैप्टर याद हो जाता है। बस आपको ये 2-3 चीज़ें याद रखनी होती हैं। तो पहले लाइगेंड्स सबसे पहले याद करें। लाइगेंड्स सबसे पहले अच्छे से घोटा लगा करके बिल्कुल पेन कॉपी बढ़िया ले करके बढ़िया जम के याद करें, और साथ साथ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करें। पूरा चैप्टर उंगलियों पर नाचता है। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा? CFSE ही देखी जानी चाहिए, और CFSE के लिए हमारे पास ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसी को देखा जाना चाहिए। अगर कोई पूछे K4FeCN6 और साथ में यहाँ पर K4FeCN6 के साथ यहाँ पर K4FeF6 अगर ले ले तो ऑब्वियस ही बात है CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, तो पहले आप CN को कंसिडर करेंगे। तो CFSE स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल है। दूसरा, स्टेबिलिटी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMA के प्रोपोर्शनल भी होता है, अगर बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम हो। देखो दोनों कॉम्प्लेक्सेस में मेटल सेम, लाइगेंड सेम, सब कुछ सेम, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इस वक्त मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कंसिडर करूंगा यहाँ पर, और आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पर +2 है। एंड लास्ट, चीलेट्स आर मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेस। चीलेट कॉम्प्लेक्सेस ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेस से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो तीसरा फैक्टर आप यहाँ पर इससे भी चेक कर सकते हैं। NCERT में स्टेप वाइज फॉर्मेशन और ओवरऑल फॉर्मेशन के बारे में भी कुछ दे रखा है। अगर मुझे Ml2 बनाना है तो पहले मैं Ml बनाऊंगा, फिर Ml एक और लाइगेंड से रिएक्शन करके Ml2 बनाएगा, फिर वो Ml2 एक और लाइगेंड से रिएक्शन करके Ml3 बनाएगा। इसको बोलते हैं स्टेप वाइज फॉर्मेशन। ये इनके स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और ये स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स हैं। अब ओवरऑल कैसे होते हैं? मुझे Ml2 बनाना है तो मेटल के साथ दोनों लाइगेंड एक साथ रिएक्शन करेंगे। Ml3 बनाना है तो मेटल के साथ तीनों लाइगेंड एक साथ रिएक्शन करेंगे। β1, β2, β3 ये हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट या ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है। होता ये है कि जो β2 होता है वो K1 × K2 के बराबर होता है, β3 जो होता है वो K1 K2 K3 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, βn जो है वो K1 K2 K3 K4 K5 डॉट Kn के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। आगे चलेंगे। एक होता था सिनर्जिक इफेक्ट, जो कि मेटल कार्बोनाइल्स दिखाते थे। मेटल कार्बोनाइल्स में CO के पास इलेक्ट्रॉन होता है, वो मेटल को डोनेट करता है। ये तो नॉर्मल बॉन्डिंग हुई, लेकिन इसके साथ साथ मेटल भी CO को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, क्योंकि CO के पास उसके पास जगह रहती है, खाली जगह होती है। CO के पास उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जगह होती है। तो मेटल अपने भरे हुए d ऑर्बिटल में से CO के एम्प्टी ABMO में इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाता है। तो मेटल लाइगेंड के बीच में सिंगल बॉन्ड की बजाय डबल बॉन्ड बन जाता है। इसको बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। बॉन्ड हो जाता है बहुत मजबूत, क्योंकि डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। यही वजह है कि आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर देखते हैं तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्ट्रॉन्गेस्ट आपको CO दिख रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर सिनर्जिक इफेक्ट दिखा रहा है। अदर लाइगेंड्स जो सिनर्जिक इफेक्ट दिखाते हैं, ऐसे लाइगेंड्स को हम पाई एक्सेप्टर लाइगेंड्स बोलते हैं। तो NO है, CN नेगेटिव है, और भी अन्य लाइगेंड्स हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। आइसोमेरिज्म देखें तो 2 प्रकार के आइसोमेरिज्म चलती है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। फटाफट से देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यहाँ पर ऑर्गेनिक की तरह नहीं चलती है, थोड़ी अलग किस्म की चलती हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कार्बन की चेन होती है, यहाँ पर कार्बन की चेन तो है नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो पहली होती है यहाँ पर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सब कुछ सेम होता है, लेकिन पानी में डालने पर अलग अलग आयन प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ये सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा और ये पानी में जाने पर Br आयन प्रोड्यूस करेगा। BaCl2 डालिए, BaSO4 के व्हाइट PPT मिलेंगे। यहाँ पर चेक करना हो तो सिल्वर नाइट्रेट डालिए, AgBr के येलो PPT मिलेंगे। दूसरी होती है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये वो लाइगेंड शो करते हैं जो एम्बिडेंट हों, यानी कि जिनके पास 2 जगह से जुड़ने की क्षमताएं हों। तो 2 जगह से जुड़ने की क्षमताएं होती हैं, ये लिंकेज आइसोमर्स हैं। बनाएंगे जैसे CN है, कार्बन से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है। SCN है, सल्फर से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है। तो ये रहा K4FeCN6 और ये रहा K4FeNC6, लिंकेज आइसोमेरिज्म में आ गया है। अगली होती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये तब होती है जब आपका कैटायनिक और एनायनिक दोनों पार्ट वहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो। तो कैटायनिक एनायनिक दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, एक लाइगेंड इधर से उधर और उधर से इधर कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म मिल जाएगी। एक होती है अगली सॉल्वेशन और हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। सॉल्वेशन और हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म तब होती है जब आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसमें वाटर एज अ लाइगेंड मौजूद हो। तो वाटर एज अ लाइगेंड मौजूद है, तो इसको अगर हम बाहर निकाल देंगे तो यहाँ अंदर तो ये लाइगेंड की तरह मतलब बिहेव करेगा, लेकिन बाहर आएगा जब मैं .H2O के फॉर्म में लिखूंगा तो इस वक्त ये क्रिस्टलाइन वाटर की तरह बिहेव कर रहा होगा। इसके बाद 2 आइसोमेरिज्म यहाँ पर और लिखी हैं जो कि CBSE बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, वो लोग चाहें तो स्किप कर सकते हैं। एक है लाइगेंड आइसोमेरिज्म। लाइगेंड आइसोमेरिज्म के अंदर कॉम्प्लेक्स में जो आइसोमेरिज्म पैदा होती है वो लाइगेंड्स जो कि आपस में आइसोमर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, उस वजह से पैदा होती है। अगर आप देखें TN तो ये रहा ट्राई मिथाइलिन डाइएमीन और ये रहा PN
प्रोपाइलिन डाइअमीन अगर आप देखें तो ये NH2 पे लगे हैं, ये 1,2 पे लगे हैं, ये खुद अपने आप में एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं। और ऐसे लाइगेंड के साथ जब मैं कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा तो ये लाइगेंड आइसोमेरिज्म का काम करेगा। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म में एक दो आइसोमर जो होते हैं, एक आइसोमर दूसरे आइसोमर का डाइमर या ट्राइमर होता है। जैसे अगर आप इसको देखें, इसका अगर दुगुना कर देंगे तो आपको ये आइसोमर यहाँ पर मिल जाएगा। इसको पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म आप लोग बोलते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दो आइसोमेरिज्म होती थी। अब बड़ी ज़रूरी दो बातें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो चीज़ें मिलती हैं, या तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मिलता है या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मिलता है। दोनों कॉम्प्लेक्स की क्या खूबसूरती है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता, क्यों? चूंकि उसके अंदर सारे के सारे बॉन्ड एंगल सेम होते हैं, दो डिफरेंट ज्योमेट्री आप बना ही नहीं सकते, सिस और ट्रांस नहीं बना सकते। लेकिन जो आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि आपका कॉम्प्लेक्स ही स्क्वायर प्लेनर है, खुद ही बोल रहा है मैं प्लेनर हूँ, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी और वो कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो GI नहीं दिखाते और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है वो OI नहीं दिखाते। यही वो जगह है जहाँ पर मैं आपसे कह रहा था कि बहुत डिटेल डिस्कशन में यहाँ पर इस जगह पर करने में असमर्थ हूँ, वरना लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और हम यहाँ पर क्विक रिवीजन करना चाहते हैं। आइए फटाफट चीज़ों को देख लेते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ये रहे NH3 आमने सामने ट्रांस हो गया, NH3 आजू बाजू में तो सिस हो गया। ये सिस प्लेटिन एक कंपाउंड है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। आगे चलेंगे तो कुछ कॉम्प्लेक्स दिखाए गए हैं MA4, चारों लाइगेंड एक जैसे, अभी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगी। MA3B अभी भी नहीं मिलेगी। MA2B2 यहाँ पर आपको GI देखने के लिए मिलेगी। MA2B2 का एग्जाम्पल ये रहा, ये रहे AA और ये रहे BB, तो MA2B2 में भी आपने GI देखी। इसी तरीके से यहाँ MA2BC, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा, ये भी शो करेगा। अगर चारों लाइगेंड अगर आप अलग अलग कर दें तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, A के सामने B, A के सामने C और A के सामने D, तो 3 यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। निकल DMG होल ट्वाइस ये बड़ा सुंदर कॉम्प्लेक्स है और ये ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैंने यहाँ पर निकल DMG कॉम्प्लेक्स बनाया। ट्रांसफॉर्म में इसको रहना इसलिए पसंद है क्योंकि इसकी ट्रांसफॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो जाती है। ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स होता है और निकल को कभी भी कंफर्म करना हो, किसी जगह पर निकल हो तो DMG डाल के देख लीजिए। निकल DMG कॉम्प्लेक्स पिंक कलर का होता है। आगे चलेंगे यहाँ पर बाइडेंटेड लाइगेंड्स के बारे में खूबसूरत बात आप जान लीजिए कि बाइडेंटेड लाइगेंड जब भी जोड़े जाते हैं तो 90 डिग्री पर जोड़े जाते हैं, 180 डिग्री पर कभी भी बाइडेंटेड लाइगेंड्स को नहीं जोड़ना चाहिए। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात हम करें तो जो आपके जितने भी अभी आपने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस पढ़े इनके अंदर तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती नहीं है, लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है अगर उसके सारे के सारे लाइगेंड अलग अलग हो जाएं। तो ये सेंट्रल मेटल एटम आपकी कायरल हो जाएगी और जब आप इसके ऊपर प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL डालेंगे तो ये PPL को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल एक साथ देख लीजिए। जब सब लाइगेंड सेम होंगे कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं, एक लाइगेंड अलग होगा अभी कोई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल नहीं। जब MA4B2 हो जाएगा तो ज्योमेट्रिकल दिखनी शुरू हो जाएगी, ऑप्टिकल नहीं। ये दिखा रखा है B और B आमने सामने है तो ये हो गया यहाँ पर ट्रांस और यहाँ पर B और B एक दूसरे के पास 90 डिग्री पर है, सिस है, दोनों के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। MA3B3 बड़ा पसंद किया जाता है, इसमें फेशियल और मेरिडोनियल टाइप के आइसोमर्स बनते हैं। जब ऑक्टाहेड्रल में किसी एक फेस पर एक जैसा लाइगेंड रखे हों, किसी एक फेस पर एक जैसा लाइगेंड रखे हों तो उसको अपन फेशियल बोलते हैं, और अगर एक फेस पर ना हो, बिखरे हुए हों तो हम उसको मेरिडोनियल बोलते हैं। दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं क्योंकि दोनों के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, अगर सभी लाइगेंड 6 के 6 अलग कर दिए जाएं तो 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं और हर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है। हर एक का डेक्स्ट्रो और लीवो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर ये हमने पूरा का पूरा आपके साथ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डिस्कस किया। होप कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।